देने के लिए? देखिए, ये जिसे कहते हैं ना, ग्रुपिंग इन द डार्क है, जिसे उर्दू में टामक टोइयां मारना कहा जाता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बुनियादी चीज ये है कि सोशल बेस नहीं है। ठीक है। किसी तहरीक के लिए उसकी बुनियादी जो चीज है, एक तो वो सोशल बेस होनी चाहिए, और सोशल बेस के लिए कोई नजरियात होने चाहिए। तो नजरियात तो कब के खत्म हो चुके, अब तो मालियात की सियासत चलती है। तो मालियात की सियासत में आप रेंट अ क्राउड ही कर सकते हैं, और जो रेंट अ क्राउड होता है उनका एक टाइम होता है, वो जितने तो वो फिर वापस चले जाते हैं। हाँ, मौलाना के पास एक है पावर है, कि वो स्ट्रीट पावर। वो स्टूडेंट्स, स्ट्रीट पावर तो मैं नहीं कहूंगा उनके पास है। वर्किंग क्लास के सेगमेंट उनके साथ नहीं है, मिडिल क्लास की भी कोई मेरे नहीं ख्याल कि उनको फॉलोइंग है। सारे जितने लोग वो लेके आते हैं वो यानी वो मदरसों के हैं या खास सोच और फिक्र के हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी कर सकेंगे। इवन पीपल्स पार्टी भी अगर शामिल हो जाती बिल्कुल तो सही। कारों का एक काफिला होना था। मतलब है क्योंकि जो वो लीडर हुआ करते थे, जो क्राउड पुलर थे, वो तो रहा कोई नहीं। अब लाहौर में आपने देख लिया मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का जो जलसा हुआ था, जिसमें इतना जोर, इतना शोर होगा हुआ, लेकिन वो एक बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हुआ था। तो ये बेसिकली लेने देने की, जोड़ तोड़ की गुफ्तगू करें, आलमी ताकतों को मोबिलाइज करें, इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए आए। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि यहाँ की पॉलिटिकल एलीट अपने अवाम पे फेथ खो चुकी है, और वो उसे खो भी देना चाहिए। क्योंकि वो इसलिए कि अवाम के लिए तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे ये जो ग्रोथ रेट की मैं बड़ी बातें सुनता हूँ, 5.8, 6.7, ये इससे बड़ा होक्स कोई नहीं है। वो इसलिए कि आपको याद होगा कि इंडिया में 7% पे इकॉनमी ग्रो कर रही थी, मगर पता चला कि 45 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है। आज की इकोनॉमिक मैशत में ग्रोथ रेट यार्ड स्टिक नहीं है, बल्कि मैं आपको एक नई बात बताऊं, बजाय इसके कि ये ग्रोथ रेट को ऊपर ले जाने के लिए इन्हें अवाम को और कुचलना पड़ता है अंडर न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स। तो इसलिए जो सियासत के साथ हाथ हुआ है वो ये हुआ है, और पूरी दुनिया में हुआ है। अगर आप देखिए, अमेरिका में लीडरलेस तहरीक चली, 200 शहरों में कर्फ्यू लगा। इंडिया हमारे हमसाये में तहरीक चल रही है, और उन्होंने बरमला कह दिया है कि पॉलिटिकल लीडरों में से, चाहे वो अपोजिशन में है या कहीं भी है, वो ना है। उन्होंने सीपीआई, सीपीएम, जो एक्स लेफ्ट की पार्टियां हैं, जिन्होंने लोगों से गद्दारियां की, लोगों के नजरियात से गद्दारियां की, उनको कहा कि आप हमारे जलसों में ना आया करें। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है पाकिस्तान में भी और इंडिया में लीडरशिप का, और तहरीक बिल्कुल तड़प रही है। हम तहरीकों के अहद में कोविड-19 ट्रिगर्ड रिसेशन के बाद यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में। अब देखें ना, ये जो किसान जो वहां उन्होंने घर बना लिए हैं, और ये मैं एक और बात कह दूं, कोई ये खालिस्तान की नहीं है। ये तहरीक जो है वो इंडियन इशराफिया के खिलाफ है। बिल्कुल सही। तो मोदी का और सरमायादारों का गठजोड़ है, अदानी के साथ या अंबानी के साथ, उसके खिलाफ लोग निकल रहे हैं। अच्छा सईद काजी साहब, मैं वापस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अगर मैं नजर दौड़ाऊं, तो अभी हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि हुकूमत में होते हुए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में कि कोई खुद हुकूमत में होते हुए ऐसा इनिशिएटिव ले कि जी आइंदा जो इलेक्शंस हों वो बड़े साफ शफाफ होने चाहिए। सो ऑपोजिशन को हमने पिछले 2.5 साल से देखा है कि वो नैब के कवानीन में तरामीम चाहती थी कि जी नैब का काला कानून है, अंधा कानून है। तो अब जब इमरान खान कहते हैं कि आइए बैठिए, इस पर बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करते हैं, तो ऑपोजिशन कहती है कि जी आप एक तरफ हम पर केसेस चला रखे हैं नैब ने, और दूसरी तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो इन दो का क्या कनेक्शन है आपस में? मतलब केसेस तो करप्शन की वजह से चल रहे हैं, और वो देखिए केसेस तो जो इस वक्त एक मुबैना अलायंस है जी, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग, इन्होंने तो आपस में खुद एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए। इमरान खान ने तो वो खास केस बनाया नहीं है, मगर जो नुकता आपने वो बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे धांधली के जरिए ही ये हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। बिल्कुल। ये पहले हमें देखें, पहले जो ये हमें शुरू करना पड़ता है ज़ियाउल हक से, जिसको आज ये डिसओन करते हैं, और कभी इसको अपना रूहानी बाप कहा करते थे। अब बात यह है कि अगर यहाँ पे मशीन्स आ जाएं, तो जो 15-15 हजार जो आपकी जाली वोटर लिस्टें बनी हुई हैं जी, ये सारा मैनेज्ड होता है। अगर ये इस्लाहात हो जाएं, अगर यहाँ पे इलेक्शन हो जाएं, तो आपका क्या ख्याल है ये लोग आएंगे जो आज हमें पार्लियामान में नजर आते हैं? मुझे बताएं, ये कौन से इलेक्शन है जो ब्लैक मनी जिसे बैंक रोल होते हैं, जो कि बुकियों के पैसे से होते हैं? मतलब देखे ना, आज का डायलेमा ये है, जो एक आदमी ने पॉइंट आउट भी किया है डान में अगले दिनों बड़े खूबसूरती से, कि पैसा सियासत को चेज कर रहा है और सियासत पैसे को चेज कर रही है। पैसा काला है।
अब जब आपकी मैशत काली हो जाए तो आपकी सियासत सफेद नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। वो सियासत भी काली होती है। बिल्कुल तो सही। आज ना हमें मार्शल लॉ की जरूरत है, ना किसी की ताले। हमें इस सियासत को क्लींस करने के लिए जिस वक्त तक इस काले धन का जो रोल है, जो कि इंतहाई खौफनाक हद तक बड़ा रोल है, उसको अगर हम खत्म नहीं करते तो यहाँ का इलेक्शन कभी फेयर नहीं हो सकता। यहाँ का इलेक्शन, आखिरी फिक्रा कह दूं, यहाँ का इलेक्शन होने से पहले रिग्ड होता है। बिल्कुल सही, आप एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अमजद शोएब साहब, आप कैसे देखते हैं वो मरियम साहिबा जो बख्तावर साहिबा को अपनी बहन कह रही थी, और पिछले दिनों में हमने देखा कि 20 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स उन्होंने तो बल्कि जो पीपल्स पार्टी के पेट तराने थे उन पर तालियां भी बजाईं, और बिल्कुल जरदारी साहब से बल्कि अभी हाल ही में जो शिकवा भी किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने वालिद का दर्जा देकर जो है वो आपसे शिकवा कर रही हूँ। तो ये इतनी जो शीरो शक्कर थे आपस में, और अभी हमने हालिया जो इनका एक्सचेंज देखा ट्वीट्स का, मरियम ने अपनी ट्वीट में कहा कि एक सिलेक्टेड तो है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया इमरान खान का कि वो तो हैं, लेकिन साथ साथ बिलावल की तरफ भी इशारा किया कि उसको भी फॉस्टर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ फिर जो बख्तावर हैं उन्होंने भी किसी का नाम लिए बगैर बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया कि मेरे ने तो जमहूरियत के लिए क्या क्या कुछ किया वो सब जाहिर है हम सब के सामने है। और फिर उन्होंने आखिर में जो बिलावल की ट्वीट का आखिरी अगर आप वो हिस्सा देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ अपने 5 साल जरदारी साहब ने पूरे किए, बल्कि अगले 5 साल नून लीग की तरफ इशारा किया कि भले वो रिग्ड ही थे, डिस्पाइट रिगिंग का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बात ये है कि असूल कोई नहीं है और ना ही कोई आइडियोलॉजी है। असल है इक्तदार, जिसके पीछे मरियम इस वक्त भागी फिर रही है। नतीजा ये कि वो जैसे ही इक्तदार के मामले में किसी तरफ से कोई रखना आता है तो फिर वो बाकी मोहब्बतें पीछे रह जाती हैं, आप उसको फौरन पड़ जाते हैं। और ये चीज आपने देखा, वो लीक जो इनके कॉल्स वगैरह जो या कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में जो लीक हुआ है उसमें भी के बारे में जो चीजें आ रही हैं, वो जाहिर होता है यही एक ही चीज नजर आती है कि सारी बेचैनी तकलीफ ये है कि जल्दी से जल्दी किसी तरह उनको वहां पे बिठा दिया जाए। ये वो दुख है। अब उसमें ना कोई प्रोग्राम है आपके पास, ना कोई अखलाकियात है आपके पास, हर तरह का हरबाज। आपको पुराना डॉन लीक्स का जो उसकी सरगना भी यही थी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उससे लगता यही है कि इंतहाई एम्बिशियस शख्सियत की वजह से वो असूलों को, आपस की रवादारी को, इन चीजों को वो कतन खातर में लाने वाली नहीं है। लेकिन वो मान नहीं रही सर, वो मान नहीं रही। लेकिन मरियम औरंगजेब की ट्वीट आई है कि ये टीवी चैनल्स गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई हमजा की और मरियम की। ये समझने वाले समझे। आखिर बख्तावर ने अगर कोई ट्वीट उसके जवाब में लिखी है तो समझ के ही उन्होंने लिखी है, तो जिसको मैसेज मिलना था वो मिल गया। हम तो दरमियान में खड़े हैं, दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये मरियम औरंगजेब जो कुछ कह रही हैं वो गलत है। जिसको मैसेज